हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग मेलिनोव्स्की के विचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को पहले मैं बता चुकी हूँ कि मेलिनोव्स्की के जो विचार हैं वो प्रसारवादी जो विचारक रहे हैं और विकासवादी विचारक रहे हैं। इन दोनों के विचारों से प्रभावित होकर मेलिनोव्स्की के विचार निकल के आते हैं। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग विकासवादी विचारकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और विकासवादी विचारकों का जो एक मुख्य उद्देश्य बोला जाएगा तो उनका ये था कि आखिर में जो मानव समाज है इसका विकास कैसे हुआ है। तो आप लोग पिछले लेक्चर में ये समझ चुके हैं कि जो हेनरी मैन थे या फिर मैक्लेनन की बात करें या बकहोफन की बात करें या फिर एल.एस. मॉर्गन की बात करें तो ये सभी जो विचारक थे विकासवादी विचारक थे और इन्होंने जो भी अपने कार्य किए थे समाज के अध्ययन में, जो अपना इन्होंने योगदान दिया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो ये जानना चाहते थे कि आखिर में मानव समाज का विकास कैसे हुआ है। उसमें आप लोगों ने ये समझा कि किस प्रकार से किसी का कहना ऐसा था कि पहले मातृवंशी था फिर पितृवंशी आया, तो किसी विचारक का ऐसा मानना था कि नहीं, पहले पितृवंशी था और फिर मातृवंशी का स्वरूप हमें देखने को परिवार का मिलता है। तो इस प्रकार से विकासवादी विचारकों का एक मुख्य निचोड़ बोला जाए तो वो ये है कि आखिर में मानव समाज का विकास कैसे हुआ था, ये विकासवादी विचारक जानना चाहते थे। वहीं पे प्रसारवादी अगर विचारकों की बात करें तो ये एक मानव समूह से दूसरे समूह तक संस्कृति का प्रसार का अध्ययन करते हुए इन्होंने विश्वासों, रीति रिवाजों, प्रौद्योगिकी, कला जैसे क्षेत्रों में समानता के तत्वों का उल्लेख करते हैं। अब प्रसारवादी विचारक क्या हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं कि किनको हम प्रसारवादी विचारक कहते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कोई समूह क है और एक समूह ख है। ये दो समूह जो हैं कुछ ऐसी संस्कृति के तत्व होंगे जो इन दोनों में पाए जाते होंगे। तो जैसे कि अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि भोजन करने का तरीका प्रत्येक समूह में पाया जाता है, लेकिन भोजन करने के अलग अलग जो तरीके हैं वो विभिन्न समूहों में या विभिन्न संस्कृतियों में अलग तरीके के पाए जाते हैं। तो ये जो प्रसारवादी विचारक थे ये ऐसा सोचते थे कि आखिर में जो संस्कृति है, जो कल्चर है इन समूहों के बीच में, कुछ संस्कृति ऐसी है जिनमें संस्कृति के कुछ तत्व, अगर हम कुछ तत्वों की बात करें, उनके कुछ तत्व जो होंगे वो क समूह में भी पाए जाते होंगे और ख समूह में पाए जाते हैं। तो आखिर में ये जो तत्व हैं संस्कृति के आखिर में किस प्रकार से समान होते हैं कि दोनों समूह में पाए जा रहे हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बहुत ऐसे जो समूह आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पे महिलाएं हैं वो सूट सलवार पहनती हैं, या फिर बहुत ऐसे समूह मिलेंगे जहाँ पे महिलाएं साड़ी पहनती हैं। जैसे हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी साड़ी पहना जाता है, लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में भी साड़ी पहनी जाती है, लेकिन दोनों का पैटर्न जो होता है पहनने का वो अलग होता है। हम जब महाराष्ट्र का अगर कोई महिला हम साड़ी पहने हुए देखेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये साड़ी जो है वो मराठी स्टाइल में पहनी गई है। या फिर अगर बंगाली स्टाइल की बात करें तो बंगाली स्टाइल में साड़ी अलग तरीके से पहनी जाती है। तो साड़ी जो है ये तो हमें एक संस्कृति का तत्व मिल रहा है कि साड़ी इस प्रकार से पहना जाता है, साड़ी दोनों समूहों में पहना जा रहा है। लेकिन जो कि अपने अगर हम यूपी की सिर्फ बात करें तो यूपी में साड़ी पहनने का तरीका हमें अलग दिखेगा, और वहीं पे अगर महाराष्ट्र या बंगाल की बात करें तो वहाँ पे साड़ी पहनने का पैटर्न अलग मिलेगा। तो ये जो प्रसारवादी विचारक थे वो यही जानना चाह रहे थे कि आखिर में दोनों के तरीके तो अलग हैं लेकिन साड़ी जो है ये दोनों में कॉमन है। तो ये आखिर में समानता जो है ये दोनों समूहों में किस प्रकार से अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखती है, इसी की खोज प्रसारवादी विचारक कर रहे थे।
इसी पे इन्होंने कहा है कि ये एक मानव समूह से दूसरे समूह तक संस्कृति का प्रसार का अध्ययन कर रहे थे, और चूँकि इसका अध्ययन करना था कि संस्कृति का एक समूह से दूसरे समूह में किस प्रकार से प्रसार होता है, और सिर्फ प्रसार ही नहीं होता है बल्कि वह जो संस्कृति होती है वह अपने आप को उसी तरीके से अस्तित्व में बनाए भी रखती है। तो आखिर में इसके पीछे कारण क्या होता है, इसी का उत्तर जानने के लिए प्रसारवादी जो विचारक थे वो उस संस्कृति के जो विश्वास है, रीति रिवाज हैं, वहाँ की प्रौद्योगिकी कैसी है, कला कैसा है वहाँ का, इन जैसे क्षेत्रों में समानता के तत्वों का उल्लेख कर रहे थे। अर्थात यहाँ पे ये जो विभिन्न वहाँ संस्कृति के तत्व देखने को मिल रहे हैं, विश्वास है, रीति रिवाज है, प्रौद्योगिकी है, कला है, इन सभी जो क्षेत्र हैं इनमें आखिर में विभिन्न जो समूह हैं उनकी संस्कृतियों में समानता क्या पाई जाती है, इसकी वो छानबीन कर रहे थे। इंग्लैंड में G.A. स्मिथ और W.J. पेरी का नाम आता है। इन्होंने कहा था कि चूँकि ये इंग्लैंड ब्रिटेन से संबंधित हैं, तो इन्होंने कहा था कि जो प्राचीन मिस्र सभ्यता है इसी से ही संसार में सभी सभ्यताएं फैली हुई हैं। तो G.A. स्मिथ और W.J. पेरी का ऐसा मानना था कि प्राचीन मिस्र सभ्यता जो है इसी से ही संसार में बाकी जो सभ्यताएं हमें देखने को मिलती हैं वो है, अर्थात जो उद्गम स्थल है वो हमें मिस्र की सभ्यता देखने को मिलती है। नृजाति शास्त्री मानव समूह के प्रजातियों में विभाजन, उनकी उत्पत्ति, प्रसार, संबंधों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो जो नृजाति शास्त्री होते हैं वो आखिर में क्या होते हैं ये हम सभी को पता रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि समाजशास्त्री कौन होते हैं, मानव शास्त्री कौन होते हैं, नृजाति शास्त्री कौन होते हैं। तो जो समूचे समाज का अध्ययन करते हैं उन्हें समाजशास्त्री कहते हैं, यह आप सभी को पता है। लेकिन जो नृजाति शास्त्री होते हैं वो स्पेशली मानव समूह के जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं, आखिर में जो मानव समूह है वह विभिन्न प्रजातियों में किस प्रकार से विभाजित हुआ है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका प्रसार कैसे हुआ है, उनके संबंध कैसे होते हैं एक दूसरे से, तथा उनमें सांस्कृतिक विशेषताएं कैसे पाई जाती हैं या कैसे अस्तित्व में बनी रहती हैं, इन पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। तो ये नृजाति शास्त्री होते हैं। अब नृजाति शास्त्र और नृजाति विवरण ये दो वर्ड निकल के आता है, इसमें कुछ बेसिक अंतर होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये क्या होता है। नृजाति शास्त्र अर्थात इसे हम इसे हम लोग एथनोलॉजी कहते हैं, या फिर हम नृजाति विवरण की बात करें तो इसे हम लोग नृजाति शास्त्र, एथनोलॉजी, नृजाति विवरण की बात करें तो ये होता है एथनोग्राफी। ये दो अलग अलग वर्ड हैं और इनमें एक माइनर डिफरेंस है, एक बहुत ही हल्की सी लकीर है जो कि दोनों को अलग करती है। तो इसको हम लोग समझेंगे। एथनोलॉजी जो होता है इसमें विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न समूह हैं, अगर मान लेते हैं बहुत सारे समूह हैं ABCD, अगर 4 समूह ऐसे मान लेते हैं और इनमें आखिर में संस्कृति में क्या समानता है क्या असमानता है, इनकी जो तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे इसको हम एथनोलॉजी अर्थात नृजाति शास्त्र में करेंगे। लेकिन अगर नृजाति विवरण, यहाँ पे आप लोग इसके की टर्म से ही समझिए कि नृजाति अर्थात एथनो और विवरण मतलब कि उसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी को डीपली समझ रहे हैं, तो इसको एथनोग्राफी कहते हैं। और इसका डिफरेंस ये है कि अगर कोई ए समूह है, यहाँ पे हमने जो 4 समूह का तुलनात्मक अध्ययन किया तो ये हमारा एथनोलॉजी हो गया।
लेकिन अगर सिर्फ एक ही समूह ए या बी या सी या डी किसी एक समूह की बात करें और इसका अगर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, अर्थात इसी के हर पहलू को हम देख रहे हैं कि इसके रीति रिवाज कैसे हैं, यहाँ के रहन सहन के तरीके कैसे हैं, यहाँ की प्रौद्योगिकी कैसी है, ये यहाँ की कला संस्कृति कैसी है, तो ये इनका जब अगर हम बारीकी से अध्ययन करते हैं, एक एक पहलुओं पे किसी एक समूह का अध्ययन करेंगे तो उसी को हम नृजाति विवरण कहते हैं, अर्थात एथनोग्राफी कहते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को नृजाति शास्त्र और नृजाति विवरण अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक माइनर डिफरेंस है जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किसको इथनोलॉजी कहते हैं या फिर ये इथनोलॉजी है या इथनोग्राफी है। तो वहाँ पे अगर हमें नहीं क्लियर होता है तो हम कहीं ना कहीं आंसर जो होता है वो गलत लगा देते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तथ्य एकत्रीकरण में विशिष्ट अभिरुचि की बात करें अगर, तो उस समय जो भी डाटा कलेक्शन किया जा रहा था या तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा था उसमें किस प्रकार का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था। जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में जो भी चाहे वो विकासवादी विचारक थे या फिर प्रसारवादी विचारक थे, इन दोनों के दोनों ग्रुप ने जो भी अध्ययन किए थे, वो जो भी उस समय की सामग्री मिली थी लोगों के द्वारा इकट्ठी की हुई या मिशनरियों के द्वारा इकट्ठी की हुई या फिर कैसे ऐसे जो ऑफिसर रैंक के लोग थे और दूसरे देशों में जाके और वहाँ से जो भी डाटा कलेक्शन करके लेके आए थे, उन्हीं पे आधारित इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए थे। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो जो 20वीं शताब्दी आती है वहाँ पे हमें सिनारियो कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि सामग्री एकत्र करने के अभियानों का श्री गणेश अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम देखें कि सामग्री जो एकत्रित करने का कि हमें जो भी है, जो भी थ्योरीज हमें देने हैं, सिद्धांत बनाने हैं, उसके लिए पहले हम लोग डाटा कलेक्शन करेंगे। मटेरियल पहले जो भी है वो सारा हम लोग इकट्ठा करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर किसी निष्कर्ष पे निकलेंगे। तो ये जो अभियान था इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। वहाँ पे मॉर्गन ने, LH मॉर्गन की बात हो रही है, इन्होंने इरोक्वा इंडियंस, ये आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहा है कि मॉर्गन ने इरोक्वा इंडियंस के बारे में तथ्य एकत्रित किए थे और कहाँ पे, अमेरिका में। वे उन लोगों के बीच जाकर रहे और बाद में इरोक्वा जनजाति ने उन्हें अपने समाज का सदस्य बना लिया था। तो ये ऐसा माना जाता है कि तब तक के जितने विचारक थे, जैसे अभी बखोफन की बात हुई, मैक्लेनन की बात हुई, हेनरी मैन की बात हमने की थी, सभी विचारों, चाहे फ्रेंच बोआस की बात करें, सभी विचारकों में अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो शुरुआत थी वो LH मॉर्गन के द्वारा की गई थी, जो कि वहाँ जो भी जिस समुदाय की, जिस समूह का अगर अध्ययन करना है तो वहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे जाके वहाँ रहना और लोगों को समझना और फिर वहाँ से डाटा कलेक्शन करना, तो ये इसकी शुरुआत मॉर्गन ने किया था। वह उन लोगों के बीच जाकर रह रहे थे और बाद में इरोक्वा जनजाति ने उन्हें अपने समाज का सदस्य बना लिया था। 1883 से 84 में फ्रेंच बोआस ने एस्किमो तथा बाद में उत्तर पश्चिमी तट ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा की बात हो रही है, में अमेरिकी इंडियनों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पे फ्रेंच बोआस ने एस्किमो का भी अध्ययन किया था और कनाडा, जो कि आप लोगों को अगर हमें ये अमेरिका जो कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा अमेरिका का, इधर में अगर हम मान लेते हैं तो ये आपकी एरिया कनाडा हो जाती है, कनाडा है, ये आपकी USA हो जाती है और यही आपका नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिको। तो ये आप लोगों को एरिया अभी थोड़ा क्लियर हो गया होगा अगर अमेरिका की बात करें तो। यहाँ पे जो
फ्रेंच बुआस थे, उन्होंने एस्किमो और कनाडा में अमेरिकी इंडियंस का अध्ययन किया था। उन्होंने उन लोगों की भाषा सीखने पर विशेष बल दिया था। इंग्लैंड में निशास्त्रीय अध्ययन के उद्देश्य से प्रत्यक्ष तथ्य एकत्र करने के लिए यात्राएं करने के सिलसिले का शुभारंभ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वान AC हैडन ने किया था। तो इंग्लैंड में निशास्त्रीय अध्ययन की अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट जाके और जो डाटा एकत्र करने की बात हुई वो यात्राओं करने के लिए, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाएंगे तभी तो डाटा एकत्र कर पाएंगे। तो इसलिए जो यात्रा करने का शुभारंभ हुआ था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वान AC हैडन के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1878 से 79 में प्रशांत महासागर में स्थित टोरेस स्ट्रेट्स के प्रसिद्ध अभियान का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कम जगह पे ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ये संबंधित है। AC हैडन का नाम आप लोग प्रमुख जो विचारक आते हैं, समाजशास्त्री आते हैं या निशास्त्री बोल सकते हैं, उसमें लिया जाता है। तो AC हैडन ने टोरेस स्ट्रेट्स ये नाम का एक प्रसिद्ध अभियान था, इसका इन्होंने नेतृत्व किया था। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये जो इस टाइप के फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम कहीं देखने को मिलते हैं। किताबों में आपको बहुत कुछ मेलिनोव्स्की के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। इस अभियान का उद्देश्य विद्वानों को क्षेत्रीय शोध कार्य में प्रशिक्षण देना था। हैडन ने अपने दल में विभिन्न विषयों के विद्वानों को शामिल किया। पश्चिमी द्वीपों में 4 सप्ताह तथा पूर्वी द्वीपों में 4 महीने रहकर उन लोगों ने दुभाषियों की मदद से पिजन इंग्लिश में तथ्य एकत्र किए। दुभाषियों अर्थात कोई वहाँ पे जो भी ट्रांसलेटर, ऐसा मीडिएटर का काम करना कि जो दोनों भाषाओं को जानता था, और इस प्रकार से वो पिजन इंग्लिश में तथ्य एकत्र किए थे। इस अभियान की जो रिपोर्टें प्रकाशित हुई उनमें विद्वानों की विशेष अभिरुचियां स्पष्ट रूप से सामने आई कि किस प्रकार से एक जो तथ्य एकत्रित करने का जो तरीका था, पैटर्न था, वो अब धीरे धीरे बदल रहा था। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो WHR रिवर्स ने व्यक्तिगत नामों, वंशावलियों, रिश्तेदारों और विवाह से संबंधित अध्याय लिखे। यहाँ पे आप लोगों को एक एक लाइन इसका फैक्ट्स की तरह है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि WHR रिवर्स की अगर बात करें तो इन्होंने किस पे काम किया है। तो इन्होंने ये सारे जो हैं व्यक्तिगत इस तरीके के इन्होंने जो आंकड़े इकट्ठे किए थे, व्यक्तिगत नाम, वंशावली, रिश्तेदारों तथा विवाहों से संबंधित किस प्रकार के हमें आंकड़े देखने को मिल रहे थे, इनसे संबंधित इन्होंने अध्ययन किया था। C.G. सेलिगमैन को जन्म, बाल्यकाल तथा महिलाओं के रजस्वला होने से संबंधित अध्याय सौंपे गए थे। अर्थात ये जो विभिन्न विचारकों का एक ग्रुप गया था, तो सभी को अलग अलग बांट दिया गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी पे आंकड़े इकट्ठे करेंगे। तो यहाँ पे WHR रिवर्स इन सारे टॉपिक पे डाटा इकट्ठा कर रहे थे। वहीं पे सेलिगमैन की बात करें, C.G. सेलिगमैन, तो ये जन्म, बाल्यकाल, महिलाओं की जो रजस्वला होती है, इससे संबंधित अध्याय इन्होंने लिखे थे। AC हैडन ने व्यापार, युद्ध कौशल, जादू, धर्म तथा लोक जीवन की व्यवस्था से संबंधित अध्यायों की रचना की। विद्वानों के इस दल ने स्थानीय जीवन शैली के सभी पहलुओं को समेटने का प्रयास किया, अलग अलग कैटेगराइज करके विभिन्न भागों में बांट के, और ये सभी जो विचारक थे वो सारा जो आंकड़े थे या डाटा थे उनको इकट्ठा करने का उन्होंने प्रयास किया था कि सभी वहाँ का कोई ऐसा जो पहलू है या ऐसा कोई फील्ड है वो छूटे नहीं। तो सभी से इन्होंने आंकड़े इकट्ठा करने के कोशिश किए थे। इसमें क्षेत्रीय शोध कार्य की स्थितियों के साथ साथ उन स्थानीय लोगों का भी स्पष्ट परिचय दिया गया जिन्होंने सामग्री इकट्ठा करने में
मदद की। इस अभियान से इन विद्वानों के लिए क्षेत्रीय शोध कार्य के अनुभव के महत्व को दृढ़ आधार मिला। दो विद्वानों WH रिवर्स और CG सेलिगमैन ने इस अभियान के बाद और भी अध्ययन किए। CG सेलिगमैन ने 1904 में मेलानेशिया में और 1907 से 8 में श्रीलंका की वेड्डा जनजाति पे भी काम किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट मिल गया कि CG सेलिगमैन ने मेलानेशिया पे भी काम किया है और श्रीलंका का जो वेड्डा जनजाति है इस पे भी इन्होंने काम किया है। 1909 से 12 और 1921 से 22 में उन्होंने सूडान के क्षेत्रीय शोध कार्य करके सांस्कृतिक तथा भाषा संबंधी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। WH रिवर्स जो कि 1901 में भारत में नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति का अध्ययन किए थे। तो ये फैक्ट्स आप लोगों को पता है कि WH रिवर्स ने टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है उसका अध्ययन इन्होंने किया था। रिवर्स की 1906 में प्रकाशित पुस्तक द टोडा में क्षेत्रीय शोध कार्य की परिस्थितियों और टोडा लोगों के विश्वासों तथा प्रथाओं का उल्लेख है। पुस्तक के एक अलग भाषा में क्षेत्रीय शोध कार्य सामग्री की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 1898 से 99 में टोरेस स्टेट्स का जो अभियान चलाया गया था समाज के निशास्त्रीय अध्ययन के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई थी। ये आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि टोरेस स्टेट्स जो अभियान था ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लीड किसने किया था? AC हेडन ने किया था। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद विद्वानों के लिए नृशास्त्र विषय का एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गया। यहाँ पे जब वो लोग एक निशास्त्रीय अध्ययन जब कर रहे थे जाके और एक ही समूह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन उन्होंने किया, फिर विभिन्न समूहों का तुलना करना, तो इस प्रकार से ये जो है निशास्त्र एक विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आता है और साथ ही क्षेत्रीय शोध कार्य का अनुभव निशास्त्रियों के प्रशिक्षण का अभिन्न अंग बन गया। निशास्त्रीय सामग्री एकत्र करने की प्रक्रिया में एक और उपलब्धि थी 1906 से 8 में A.R. रेडक्लिफ ब्राउन की भारत में अंडमान द्वीप समूह की यात्रा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता भी होगा कि A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान का अध्ययन किया था। तो भारत में अंडमान द्वीप समूह की जो यात्रा की थी ये A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी और इस क्षेत्रीय शोध कार्य तथा इस पर आधारित 1922 में इनकी पुस्तक है जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे। द अंडमान आइलैंडर्स, ये आप लोगों को पता होगा ये पुस्तक अंडमान आइलैंडर्स। ये इनकी पुस्तक रही है। अब यहाँ पे मेलिनोस्की की बात करेंगे। अब जाके इतनी सारी चर्चाओं के बाद आखिर में मेलिनोस्की का क्या अध्ययन का तरीका था इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो मेलिनोस्की ने न्यू गिनी की 3 अध्ययन यात्राएं की थी। अब बात यहाँ से मेलिनोस्की की शुरू होती है। यहाँ पे आप लोगों को ये फैक्ट्स मिल रहा है कि ये न्यू गिनी की अध्ययन यात्रा किए थे और उनके अध्यापक CG सेलिगमैन ने उन्हें क्षेत्रीय शोध कार्य यात्रा पर न्यू गिनी जाने का सुझाव दिया था। न्यू गिनी की अपनी पहली यात्रा के दौरान मेलिनोस्की ताउलोन द्वीप में पश्चिमी पपुआ मलेशियाई समूह के मैलू लोगों के बीच रहे थे। तो ये आप लोगों को एक ये लाइन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यू गिनी की जो पहली अपनी यात्रा इन्होंने किया था वहाँ पे इन्होंने ताउलोन द्वीप रहता है और वहाँ पे पश्चिमी पपुआ मलेशियाई समूह के मैलू लोगों के बीच उन्होंने
रहे थे और ये अध्ययन किए थे। यह यात्रा सितंबर 1914 से मार्च 1915 के दौरान हुई थी। जून 1915 में वो ट्रोबियन द्वीप समूह आ गए और मई 1916 तक वहाँ रहे। तीसरी बार वह अक्टूबर 1917 में गए और वहाँ पे एक वर्ष और वहाँ पे उन्होंने अपने बिताए थे। अब यहाँ पे ये जो पपुआ न्यू गिनी जो है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। यहीं से आप लोगों का जो भारत का नक्शा है ये प्रारंभ होता है। ये आप लोगों को यहाँ आप लोगों को श्रीलंका मिलेगा और ये तिरछे में अगर आप लोग आ गए तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को ये ट्रोबियन द्वीप समूह मिलेगा और ये पपुआ न्यू गिनी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये यहाँ पे अभी आप लोगों को ये जो द्वीप दिख रहा है ये पपुआ न्यू गिनी का जो ये आप लोगों को मैप दिख रहा है, ये थोड़ा डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। खैर, हमें इससे इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप लोग बस ये समझिए कि ऑस्ट्रेलिया से ही ये आप लोगों को मेलनॉस्की का जब जीवन परिचय मैं बता रही थी तो उस समय था कि ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन चूंकि पोलैंड से ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते थे वो बहुत कुछ खास नहीं थे, चूँकि विश्व युद्ध चल रहा था और इसलिए उनको जो है वो ट्रोबियन द्वीप समूह पे भेज दिया गया था कि अगर आपको अध्ययन करना ही है, कुछ शोध कार्य करना ही है तो आप वहाँ जाइए। तो वहाँ पे ये गए थे और फिर वहाँ पे ये दोनों क्षेत्र जो है पपुआ न्यू गिनी और ट्रोबियन द्वीप समूह, यहाँ पे उन्होंने अपने समय व्यतीत किए थे और ये उनके लिए एक सकारात्मक पहलू हो गया कि उनको जो वहाँ के जनजातीय समूह थे उनको बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला और उनके बारे में जानने का और क्षेत्रीय शोध करने का मौका मिला था। मेलनॉस्की ने शुरू में तो ट्रोबियन द्वीपवासियों से पिजन इंग्लिश में बातचीत की, किंतु 3 महीनों में ही वह स्थानीय बोली में लोगों से बातें करने लगे। ट्रोबियन द्वीपों में 2 वर्ष के अपने प्रवास के दौरान कुल मिलाकर केवल 6 महीने उन्होंने यूरोपीय लोगों के साथ गुजारे थे, अर्थात उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय जो था वो ट्रोबियन द्वीप समूह पे ही बीता था। उन्होंने अपना तंबू स्थानीय लोगों की झोपड़ियों के बीच जाकर गाड़ दिया। इससे वह उन लोगों के रहन सहन की निकटता तथा बारीकी से प्रेक्षण करने में सफल हुए। क्षेत्रीय शोध कार्य में आई मुसीबतों का सामना उन्होंने कैसे किया, उसकी भी एक लंबी दास्तान मेलनॉस्की ने तैयार की, जो नृजाति शास्त्र के समस्त लेखन में मानवीय सहृदयता से परिपूर्ण कृति मानी जाती है। ये यहाँ पे कैबरी एक विचारक हैं और यहाँ पे एक कूपर विचारक हैं। इन लोगों ने इनके जो ये फैक्ट्स हैं यहाँ पे लिखे हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है कि मेलनॉस्की समाज का निष्क्रिय प्रेक्षक अथवा तथ्य एकत्र करता मात्र नहीं थे। उन्होंने तथ्य एकत्र करने की विशिष्ट विधियां अपनाकर सामग्री जमा की थी। आदिम समुदाय विशेष में क्षेत्रीय शोध कार्य करने वाला वह पहला व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित नृशास्त्री थे। तो यहाँ पे आप लोगों को मेलनॉस्की का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि ये कम्प्लीटली ट्रेंड एक प्रशिक्षित नृशास्त्री के रूप में इन्होंने अपना शोध कार्य किया था। उन्होंने क्षेत्रीय शोध कार्य की कई विधियां विकसित की। मेलनॉस्की के अनुसार इन तकनीकों पर अमल करने में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्वान विशेष को मानव संस्कृतियों के अध्ययन के सिद्धांत में कितना प्रशिक्षण प्राप्त है। मेलनॉस्की इस बात से सहमत थे कि जितनी ही अगर किसी फील्ड में हमें ट्रेनिंग या प्रशिक्षण मिलती है उतनी ही ज़्यादा हम उसमें एक महारत हासिल करते हैं और अच्छे से अपना कार्य हम जो है सुचारुपूर्ण कर सकते हैं। नृजाति विवरण की अथाह सामग्री ने उन्हें प्रेरित किया कि वह अपने शोध के परिणामों को प्रस्तुत करने में सैद्धांतिक दृष्टिकोण का विकास करें। उनके नृजाति विवरण ग्रंथ
विशुद्ध निजाति विवरण के उदाहरण मात्र अथवा ट्रोबिएंट वासियों के विश्वासों तथा जीवन शैली का रिकॉर्ड मात्र नहीं है। इसमें समाज के संगठन के सिद्धांतों तथा उनके अंतर संबंधों का परिचय मिलता है। अब आपको आसानी से स्पष्ट हो सकता है कि समाज तथा उसकी संस्थाओं के बारे में सामग्री एकत्र करने का प्रमुख आशय था कि मानव संस्कृतियों का अध्ययन तथा उनकी व्याख्या करने के लिए वैकल्पिक विधियां विकसित कैसे की जाएं। मेलिनोव्स्की ने संस्कृति के बारे में भी अवधारणा दी है, जो कि अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और अब यहाँ से हम लोग जो मेलिनोव्स्की ने किस प्रकार से अध्ययन किया था और समाजशास्त्र के अध्ययन में इनकी कौन कौन से मुख्य योगदान रहे हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है, संस्कृति के बारे में इनकी क्या परिभाषा रही है या विचार रहे हैं, इन सभी को बारे में अब हम लोग एक एक करके और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहीं से संस्कृति के प्रति उनका जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है वो निकल के आता है मेलिनोव्स्की का, और इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग सिर्फ अभी तक तो मेलिनोव्स्की के विचार किस प्रकार से बने थे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। इसमें विकासवादी जो विचारक थे, प्रसारवादी विचारक थे, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, नृजाति शास्त्र क्या है, नृजाति विवरण क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। तो अब जाके मेलिनोव्स्की आखिर में इन सारे विचारों से प्रभावित होते हुए, हालांकि मेलिनोव्स्की जो हैं वो जो प्रसारवादी जो एक विचारक थे या विचार था उसको भी उन्होंने इनकार कर दिया था, उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने आलोचना की थी, क्योंकि मेलिनोव्स्की का ऐसा मानना था कि हमें जो भी अध्ययन करना है हम फैक्ट्स पे आधारित करें, अर्थात हम खुद उस क्षेत्र में जाएं। अगर किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है तो हम खुद उस क्षेत्र में जाएं और फिर वहाँ से जैसा है वैसे पहले हमें उनको निरीक्षण परीक्षण करें और फिर वहाँ से जो डाटा कलेक्शन करेंगे उसके अनुसार हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो मेलिनोव्स्की की खासियत हमें नज़र आती है। अब आगे हम लोग इनके विचारों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने आखिर में समाजशास्त्र में कौन कौन से विचार दिए थे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए। आप लोग कमेंट भी करके हमें बताइए कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगता है, या फिर इसमें अगर कुछ सुधार की कुछ ज़रूरत है तो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप में से कोई ऐसा हमारा साथी है कि जो कि पहली बार हमसे जुड़ा हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं, और जो भी है उसमें कुछ अगर आप लोगों को क्वेरीज करना है तो क्वेरीज कर सकते हैं। धन्यवाद।